दोस्तों, आप सभी का अल्टीमेट ऑडियो बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी किस क्लास की है? ये 11th क्लास की। 11th क्लास की एनसीईआरटी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अभी तक हमने 8 विषयों पर बात कर ली है। ठीक है, आज ये हमारा जो थीम है वो 4 नंबर का होगा। इससे पहले हमने 3 पर बात कर ली है, तो आज हम बात करेंगे आधुनिकीकरण की ओर। तो जो विश्व इतिहास के कुछ विषय हैं, ये हमारे 11th क्लास की है एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी बहुत से एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीएससी, टेट, सी टेट, है ना। तो इसके लिए आप हमारे ऑडियो बुक में लगातार सुनते रहें और समझते रहें। आइए हम बात करते हैं आधुनिकीकरण की ओर। औद्योगिक क्रांति की बात करेंगे, इसमें मूल निवासियों का विस्थापन की बात करेंगे, आधुनिकीकरण के रास्ते क्या थे उनके बारे में बात की जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये आधुनिकीकरण का एक जीता जागता नमूना होगा, यानी कि एक चित्र है, दिखा रहा है कि यहाँ पर आधुनिकीकरण की ओर कैसे गए। आज का जो टाइटल है हमारा, है ना, विषय होगा वो आधुनिकीकरण की ओर, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो पिछले भाग में हमने मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक विश्व की कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। कौन कौन सी प्रक्रियाएं थी वो? सामंतवाद, यूरोपीय पुनर्जागरण, यूरोप तथा अमेरिका के बीच जनसंपर्क अथवा टकराव। जैसा कि आप समझ गए होंगे कि आधुनिक विश्व को बनाने में जिन घटनाओं का योगदान रहा वे इसी समय हुई, खासतौर से 15वीं शताब्दी के मध्य में। विश्व इतिहास के 2 अन्य परिवर्तनों ने ऐसी जमीनें तैयार की जिसे आधुनिकीकरण कहा गया। यह थी औद्योगिक क्रांति और राजनीतिक क्रांतियों की लड़ी, जिसने प्रजा को नागरिक में तब्दील कर दिया। इन राजनीतिक क्रांतियों की शुरुआत अमेरिकी क्रांति 1776 और 81 और फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 94 से हुई। यानी कि इस आधुनिकीकरण में 2 चीजों का इंपॉर्टेंट था राजनीतिक क्रांतियों में। एक थी एक अमेरिका की क्रांति, है ना, फर्स्ट अमेरिका की क्रांति। सेकेंड की बात करेंगे तो फ्रांसीसी की थी। फ्रेंच में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसकी बात हो रही है। अब बात करते हैं आगे। ब्रिटेन दुनिया का पहला औद्योगिक राष्ट्र है। अब कौन सा पहला औद्योगिक राष्ट्र रहा? ब्रिटेन। विषय 9 में आप इसका अध्ययन करेंगे कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। लंबे अरसे से यह समझा जाता था कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण ने दूसरे देशों के औद्योगिकरण के लिए आदर्श नमूना मॉडल प्रस्तुत किया। विषय 9 में किए गए कुछ विचार विमर्श से आपको पता चलेगा कि इतिहासकारों ने औद्योगिकरण संबंधी पहले के कुछ विचारों को लेकर प्रश्न उठाए हैं। हालांकि प्रत्येक देश ने दूसरे के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा, फिर भी उसने औद्योगिकरण के प्रस्तुत नमूनों का अंधानुकरण नहीं किया। मिसाल के तौर पर ब्रिटेन में कोयला और सूती कपड़े के उद्योगों का विकास औद्योगिकरण के पहले चरण में हुआ, जबकि रेलवे के आविष्कार ने इस प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत की। यानी कि जो फर्स्ट चरण था उसमें किसका विकास हुआ था, याद रखना होगा आपको। ब्रिटेन में कोयला और सूती कपड़े फर्स्ट, फिर उसके बाद में रेलवे के आविष्कार ने दूसरे चरण की शुरुआत की। अन्य देशों जैसे रूस में औद्योगिक विकास काफी देर से शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी के आखिर में यहाँ रेलवे और भारी औद्योगिकरण के पहले चरण में ही विकसित होने लगे। इसी तरह औद्योगिकरण में राज्य और बैंकों की भूमिका प्रत्येक देश में भिन्न भिन्न रही। विषय 9 में जिस तरह ब्रिटेन के औद्योगिक विकास की चर्चा की गई है, उससे अन्य औद्योगिक देशों जैसे अमेरिका और जर्मनी, जो महत्वपूर्ण औद्योगिक शक्तियां रही हैं, के औद्योगिक प्रगति के बारे में आपकी जिज्ञासा जगेगी। विषय 9 इस बात पर भी जोर देता है कि ब्रिटेन को औद्योगिकरण की कितनी मानवीय और भौतिक कीमत चुकानी पड़ी। गरीब मजदूर, खासकर बच्चों की दुर्दशा, पर्यावरण का क्षय और हैजा तथा तपेदिक की बीमारियां। यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, दुनिया का जोड़ना। 1927 में 25 वर्षीय चार्ल्स लिंडबर्ग की एक इंजन वाले हवाई जहाज में अटलांटिक महासागर को पार करते हुए न्यूयॉर्क से पेरिस की यात्रा की। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसी तरह से विषय 11 में आप जापान में कैडमियम और पारे के जहर के फैलने से हुए औद्योगिक प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, जिसने लोगों को अंधाधुंध औद्योगिकरण के खिलाफ जन आंदोलन करने के लिए जागृत किया। यूरोपीय शक्तियों ने औद्योगिक क्रांति के बहुत पहले से अमेरिका, एशिया और दक्षिण अफ्रीका के हिस्सों में उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। 10वां विषय आपको यूरोपीय उपनिवेशों द्वारा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के साथ किए गए बर्ताव की कहानी बताता है। आबादकारों की बुर्जुआ मानसिकता ने उन्हें जमीन और पानी से लेकर सब कुछ बेचने और खरीदने के लिए प्रेरित किया, लेकिन मूल निवासी जो यूरोपीय अमेरिकियों को असभ्य नजर आते थे,
का पूछना था, अगर आप हवा की ताजगी और पानी के बुलबुलों के मालिक नहीं हैं, तो उसे कोई कैसे खरीद सकता है? मूल निवासियों को जमीन, मछली और जानवर पर मालिकाना हक जताने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्हें इन चीजों को बेचने और खरीदने की वस्तुओं के रूप में बदलने की कोई इच्छा नहीं थी। अगर चीजों के आदान प्रदान की जरूरत थी तो उन्हें आसानी से उपहार में दिया जा सकता था। जाहिर है कि मूल निवासी और यूरोपीय सभ्यता की प्रतियोगी अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मूल निवासियों ने यूरोपीय अतिवृष्टि से अपनी संस्कृति को मिटने नहीं दिया। हालांकि 20वीं शताब्दी के मध्य की अमेरिकी और कनाडा की सरकारें चाहती थी कि मूल निवासी मुख्य धारा से जुड़े। इसी दौर में ऑस्ट्रेलिया में सत्ताधारियों ने उनकी परंपरा और संस्कृति को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का प्रयास किया। किसी को हैरत हो सकती है कि आखिर मुख्य धारा का मतलब क्या है। आर्थिक और राजनीतिक शक्ति किस तरह मुख्य धारा की संस्कृति के निर्माण को प्रभावित करती है। पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक बना हुआ है कुछ, दुनिया को जोड़ना। जे लिप्सिट की फिगर नामक मूर्ति उन्होंने 1920 के दशक में बनाई। इस पर मध्य अफ्रीका की मूर्तिकला का असर है। अब बात करेंगे पश्चिमी पूंजीवाद, व्यापारिक, औद्योगिक और वित्तीय। और 20वीं सदी के शुरू में जापानी पूंजीवाद ने तीसरी दुनिया के बहुत से हिस्सों में उपनिवेश बनाए। इनमें से कुछ ऐसे उपनिवेश थे जहां यूरोपीय गोरे लोग बस गए। अन्य, जैसे कि भारत में ब्रिटिश शासन, सीधे औपनिवेशिक नियंत्रण के उदाहरण हैं। 19वीं और प्रारंभिक 20वीं सदी का चीनी उपनिवेशवाद की तीसरी किस्म का उदाहरण है। चीन उपनिवेशवाद का तीसरी किस्म का उदाहरण है। अब बात करेंगे यहाँ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका और जापान ने बिना सत्ता हाथ में लिए चीन के मामलों में दखलंदाजी की। उन्होंने देश के संसाधनों से भरपूर फायदा उठाया। इससे चीन की प्रभुसत्ता को गंभीर ठेस पहुंची और चीन का दर्जा अर्ध उपनिवेश का हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक और चित्र बना हुआ है, इसको देख लेते हैं। दुनिया को जोड़ना। जापान की जैन चित्रकारी। पश्चिमी कलाकारों ऐसे चित्रों की प्रशंसा करते हैं। कलाकार ऐसे चित्रों की 1920 के दशक के अमेरिका में जैन का प्रभाव निराकार, अभिव्यंजनावादी, एक्सप्रेशनिस्ट चित्रकारी पर पड़ा। आइए आगे बात करें। लगभग सभी देशों में शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलन ने औपनिवेशिक शोषण की चुनौती दी। वैसे राष्ट्रवाद बिना औपनिवेशिक संदर्भ के भी उभरा, जैसे कि पश्चिम या जापान में। सभी किस्मों के राष्ट्रवाद लोक प्रभुसत्ता के सिद्धांतों पर आधारित है। राष्ट्रीय आंदोलनों का मानना है कि राजनीतिक सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए और इसी वजह से राष्ट्रवाद एक आधुनिक अवधारणा है। नागरिक राष्ट्रवाद भाषा, धर्म, जाति और लिंग पर ध्यान दिए बिना प्रभुसत्ता सभी लोगों के हाथ में प्रदान करता है। यह बराबर अधिकार वाले नागरिकों को समुदाय बनाने की कोशिश करता है और राष्ट्रीयता की जातीयता और धर्म से परे हटकर नागरिकता से परिभाषित करता है। जातीय और धार्मिक राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता का निर्माण किसी भाषा, धर्म या कुछ परंपराओं के इर्द गिर्द बनाने की कोशिश करते हैं, जहां लोगों को जातीयता के आधार पर परिभाषित किया जाता है, समान नागरिकता के आधार पर नहीं। बहुजातीय देश में जातीय राष्ट्रवादी प्रभुसत्ता चुने हुए समूहों, समुदायों तक सीमित रहते हैं, जिन्हें अल्पसंख्यक समुदायों की तुलना में बेहतर समझा जाता है। समसामयिक काल में अधिकतर पश्चिमी देश राष्ट्रीयता की जातीयता के बजाय समान अधिकारों से परिभाषित करते हैं। एक प्रमुख अपवाद जर्मनी है, जहां जातीय राष्ट्रवाद की विचारधारा का लंबा और कष्टदायी इतिहास रहा है। यह इतिहास एक तरह से 1806 में जर्मन राज्यों पर फ्रांस के शाही कब्जे के खिलाफ प्रतिक्रिया से शुरू हुआ। नागरिक राष्ट्रवाद की विचारधारा विश्व में जातीय धार्मिक राष्ट्रवाद के साथ प्रतियोगिता करती आई है। यही हाल आधुनिक भारत, चीन और जापान में भी रहा है। जैसे औद्योगिकरण के भिन्न भिन्न तरीके रहे हैं, वैसे ही आधुनिकीकरण के कई मॉडल देखने को मिले हैं। विभिन्न समाजों ने अपनी विशिष्ट आधुनिकता विकसित की है। इस मामले में जापानी और चीनी उदाहरणों में से बहुत कुछ समझ में आता है। जापान उपनिवेशी नियंत्रण में आजाद रहने में सफल रहा। 20वीं सदी के दौरान तेजी से आर्थिक और औद्योगिक प्रगति कर सका। द्वितीय विश्व युद्ध में हुई शर्मनाक हार के बाद जापानी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण को केवल युद्ध के बाद चमत्कार के रूप में नहीं देखना चाहिए, जैसा कि विषय 11 दिखाता है। यह उस उन्नति का नतीजा था
जो जापान 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरू में बनाने में कामयाब हुआ था। उदाहरण के लिए, क्या आपको मालूम है कि 1910 तक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए फीस लगभग खत्म हो गई थी और सब बच्चों के लिए दाखिला अनिवार्य था। फिर भी जापानी आधुनिकीकरण की अन्य किसी भी देश की तरह अपनी दिक्कतें थी। लोकतंत्र और सैन्यवाद के बीच, जातीय राष्ट्रवाद और नागरिक राष्ट्र निर्माण के बीच, और जिसे बहुत से जापानी परंपरा और पश्चिमीकरण कहते हैं। चीनियों ने औपनिवेशिक शोषण का और अपने नौकरशाह सामंत वर्ग का प्रतिरोध किसान विद्रोह, सुधार और क्रांति के जरिए किया। 1930 के दशक के शुरुआती सालों में चीनी साम्यवादी पार्टी, जिसकी ताकत किसानों में थी, ने औपनिवेशिक शक्तियों का और देश के कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे राष्ट्रवादियों का सामना शुरू किया। उन्होंने अपने विचार देश के कुछ चुने हुए हिस्सों में आजमाने शुरू किए। उनकी समतावादी विचारधारा, भूमि सुधारों पर जोर और महिलाओं की समस्याओं के प्रति जागरूकता ने 1949 में विदेशी उपनिवेशवाद और राष्ट्रवादियों को उखाड़ फेंकने में मदद की। एक बार सत्ता में आने के बाद वे असमानताएं घटाने, शिक्षा फैलाने और राजनीतिक जागरूकता बनाने में सफल रहे। इसके बावजूद देश के एक पार्टी ढांचा और राज्य प्रायोजित दमन ने 1960 के दशक के मध्य में के बाद राजनीतिक व्यवस्था के साथ बढ़ते असंतोष में योगदान किया। लेकिन साम्यवादी पार्टी काफी हद तक देश पर अपना नियंत्रण रख पाई, क्योंकि बाजार के कुछ सिद्धांतों को अपनाकर उसने खुद का पुनराविष्कार किया और चीन को आर्थिक शक्ति में तब्दील करने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत की है। विभिन्न देशों ने आधुनिकता को अलग अलग तरीके से समझा है और अलग अलग तरीकों से प्राप्त करने की कोशिश की है। हर रास्ता अपनी परिस्थिति और विचारों के संदर्भ में दिलचस्प कहानी पेश करता है। यह भाग उस कहानी के कुछ पहलुओं से आपका परिचय करवाएगा। कालक्रम 4। यहाँ पर हम लगभग 1700 से 2000 के बीच की बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। यह काल रेखा आपको बताएगी कि पिछले 300 वर्षों में दुनिया के अलग अलग भागों में क्या घटित हो रहा था और किस प्रकार विभिन्न देशों के लोग हमारे आधुनिक विश्व के निर्माण में क्या योगदान दे रहे थे। आपको यह विश्व में पिछली शताब्दी में हुई अफ्रीका के दास व्यापार और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद शासन की स्थापना, यूरोप में सामाजिक आंदोलनों, राष्ट्र राज्यों के निर्माण, साम्राज्यिक शक्तियों के विस्तार, उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया, जनतंत्री और उपनिवेश विरोधी आंदोलनों के विषय में बताएगी। यह आपको कुछ उन अन्वेषणों और प्रौद्योगिक विकास के विषय में भी जानकारी देगी जो आधुनिकता संबंधी विचारों के सहयोगी रहे। जैसा कि सभी काल रेखाओं के साथ हुआ है, काल रेखा कुछ तिथियों पर ही प्रकाश डालती है। इसके अलावा कुछ और तिथियां भी हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जब आप इन काल रेखाओं की कड़ियों को देखते हैं तो यह न सोचें कि आपको केवल इन्हीं तिथियों को ही जानना है। इसका भी पता लगाएं कि क्यों विभिन्न कालों की काल रेखाएं विभिन्न तिथियों पर प्रकाश डालती हैं और इनका चयन आपको यह सब बताता है। यहाँ पर कालक्रम होगा और तिथि होंगी। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको एक तरफ तिथि मिलेगी अफ्रीका और यूरोप, किस तिथि के बीच में किस कॉन्टिनेंट में यानी महाद्वीप में क्या हुआ घटित हुआ। अब हम बात करेंगे 1720 से 30 के बीच की। तो अफ्रीका की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अब पश्चिमी अफ्रीका में स्थित दाहोमी के राजा अगाज 1724 से 34 ने दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। 1740 में इसे फिर से लागू किया गया। यानी दास व्यापार पर प्रतिबंध कब लगा और किसने लगाया, ये आपको याद रखना। दाहोमी के राजा अगाज ने 1724 से 1734 के बीच में दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। अब बात करेंगे 1730 से 40 के बीच में। तो यूरोप की बात करेंगे तो कैरोलस लिनेयस ने पौधों और जानवरों का वर्गीकरण करने के लिए एक वर्गीकीय प्रणाली टैक्सोनॉमिक सिस्टम की खोज की। कब? 1735 ईस्वी में। अब बात करेंगे 1740 से 1750 के बीच में। तो यहाँ पर भी ये टैक्सोनॉमी में ही रहा। अब 1750 से 1760 के बीच में अगर बात करेंगे तो अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पहली बार चेचक 1755 का प्रकोप या इसे नाविकों ने फैलाया। अब बात करेंगे हम यहाँ पर 1770 से 1780 के मध्य में। तो यहाँ पर आप देखेंगे अफ्रीका में अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार अपने चरम उत्कर्ष पर था। सभी उपनिवेशिक शक्तियां दास व्यापार कर रही थी,
लाखों अश्वेत अफ्रीकी लोगों को प्रत्येक वर्ष अटलांटिक के पार भेजा जाता था, जिनमें से 2/3 समुद्री यात्रा के दौरान मर जाते थे। और इसी दौरान 1770 से 1780 के दौरान में यूरोप में रूस में इमेलियन पगाचियो ने कृषक विद्रोह 1773 से 75 का नेतृत्व किया। यानी एक रूस में भी कृषक विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व इमेलियन पगाचियो ने किया था, और ये हुआ था 1773 से 75 के बीच में। अब बात करेंगे 1780 से 1790 के बीच में, तो यूरोप में एक घटना घटित हुई जिसको हम आज के जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 का प्रारंभ में हुई थी। अब बात करेंगे हम यहाँ पर 1800 से 1810 ईस्वी के मध्य में, तो मोहम्मद अली ने मिस्र में शासन किया। यानी ये हम किसकी बात कर रहे हैं? अफ्रीका की। 1805 से 1848 के बीच मिस्र ऑटोमन साम्राज्य से अलग हो गया। अब 1820 से 30 में अफ्रीका में कुछ घटनाएं घटित हुई, जैसे पश्चिम अफ्रीका में लाइबेरिया की स्थापना 1822 में हो गई, जो स्वतंत्र दासों का देश था। वहीं अगर हम यूरोप की बात करें तो लुई ब्रेल ने अंगुलियों से पढ़ने की प्रणाली को विकसित किया 1823 ईस्वी में। इंग्लैंड में यात्री रेलगाड़ी चलाई गई 1825 ईस्वी में। यानी यूरोप में 1825 में पहली रेलगाड़ी चलाई जाने लगी। 1830 से 1840 की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में अगर देखेंगे तो अब्दुल कादिर ने फ्रांसीसियों के अल्जीरिया में बसने के विरुद्ध 1832 से 47 आंदोलन किया। यहीं पर 1840 से 1850 के बीच में यूरोप में अनेक यूरोपीय देशों में उदारवादी और सामाजिक आंदोलन स्टार्ट हुए। कब? 1848 में। अब प्रत्येक बात करते हैं 1860 से 1870 के बीच में, तो यहाँ पर अफ्रीका में विश्व के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई। यानी कि इस समय 1860 और 70 के मध्य में स्वेज नहर व्यापार के लिए अफ्रीका में खोल दी गई। यूरोप में बात करें तो रूसी कृषदासों सर्वसंघ को स्वतंत्र किया गया 1861 में। 1870 से 80 के बीच में यूरोप में जर्मनी और इटली एक संयुक्त राष्ट्र राज्य के रूप में उभर कर आए। 1880 से 90 के बीच में यूरोप के लोगों का अफ्रीका के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। कहाँ? अफ्रीका में। 1890 से 1900 के बीच में पहली फिल्म का निर्माण 1895 में यूरोप में हुआ। पहला ओलंपिक खेल एथेंस में संपन्न हुआ, यह भी 1896 में हुआ। पहला ओलंपिक खेल आपको याद रखना है, ये हमेशा पूछा जाता है, 1896 में हुआ। अब बात करेंगे 1900 से 1910 के बीच में महात्मा गांधी ने नस्लवादी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह की वकालत की 1906 ईस्वी में। ये क्या है? अफ्रीका की बात हो रही है। फिर 1910 से 1920 ईस्वी में दक्षिणी अफ्रीका ने श्वेत लोगों के लिए 87% भूमि आरक्षित करने हेतु कानून बनाए। कब? 1913 में। अब इसके बाद यूरोप में देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ, और 1917 की रूसी क्रांति भी हुई। 1920 और 1930 के बीच में देखें यूरोप में, तो मुस्तफा कमाल के नेतृत्व में तुर्की गणराज्य बना 1930 में। 1930 से 1940 के मध्य में अफ्रीका के अंगोला से मोजाम्बिक तक प्रथम ट्रांस अफ्रीकी रेल सेवा पूर्ण हुई 1931। उधर यूरोप की बात करें तो हिटलर ने जर्मन शासन की बागडोर हथिया ली थी 1933 ईस्वी में, और द्वितीय विश्व युद्ध पुनः स्टार्ट हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में चला। 1940 से 50 की बात करेंगे तो अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में अफ्रीकी नेशनल पार्टी की विजय 1948 में, और रंग भेद नीति की स्थापना हुई। वहीं पर अगर हम यूरोप की बात देखेंगे तो ब्रिटेन ने आयरिश स्वतंत्रता को मान्यता दी 1949 में। 1950 से 1960 के बीच की बात करेंगे तो अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो उप सहारा अफ्रीकी क्षेत्र में घाना प्रथम स्वतंत्र देश बना। ये कब? 1957। ये आपको याद रखना है, यहाँ पर स्टार मार्क है। ये उप सहारा अफ्रीकी क्षेत्र में घाना प्रथम स्वतंत्र देश बना 1957 ईस्वी में। अगर हम बात करें यहाँ यूरोप की, तो यूरोप में भी एक घटना घटित हुई जो थी डीएनए की खोज। रूस ने अंतरिक्षयान स्पुतनिक भेजा 1927 में। 1960 से 70 के बीच में अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना हुई 1963 में, और यूरोप में विरोध आंदोलन स्टार्ट हो गए 1968 में। अगर हम 1980 से 90 के बीच की बात करेंगे तो यूरोप में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत रूस के नेता बने 1985 में, और संपूर्ण विश्व में वेव का प्रारंभ 1989 में हो गया। 1900 से 2000 के बीच में दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को रिहा किया गया। 1990 में रंग भेद को समाप्त करने की प्रक्रिया आरंभ हुई।
वैज्ञानिकों ने डॉली 1997 क्लोन भेड़ बनाई, जिससे आनुवंशिक इंजीनियरिंग की सीमा के बारे में नए विवाद प्रारंभ हुए। ये कब हुआ था? ये 1997 में हुआ, यूरोप में हुआ। तो ये सारी घटनाएं कालक्रम हुए। अब उसी के बाद हम विश्व इतिहास की बात करेंगे। कुछ विषय यहाँ पर एक कालक्रम और है, एशिया और दक्षिणी एशिया की बीच में आप कालक्रम को देखेंगे। यहाँ पर तिथि है 1720 से 30 के बीच में। अगर हम बात करेंगे एशिया की, तो एशिया में गुजिन तुसु जिचेंग नामक सबसे विशालकाय विश्वकोश को चीन के मंचू शासक कांगची ने छपाकर अधिकृत किया। फिर यहीं पर 1740 से 1750 की बात करेंगे। दक्षिण एशिया में तो मराठों ने उत्तरी भारत में अपनी प्रभुता का विस्तार किया। 1750 से 1760 ईस्वी के बीच में एशिया में देखेंगे तो एओकी कोन्यो, एक जापानी विद्वान ने डच जापानी शब्दकोश का संकलन किया 1758 में। उधर दक्षिणी एशिया में देखा जाएगा तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब को प्लासी के युद्ध में पराजित किया 1757 ईस्वी में। यानी कि आपको याद रखना है कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो नवाब रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब। तथा यह युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे हम 1780 से 90 के बीच में। तो एशिया की बात हो रही, तो अंग्रेजों ने भारत से चीन को अफीम का निर्यात किया, जिसमें अत्यधिक वृद्धि हुई है। फिर बात की जाएगी अगर 1790 से 1820 के बीच में, तो दक्षिणी एशिया की बात करेंगे। रणजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज की स्थापना की 1799 ईस्वी में। ये यानी कि ये इंडियन हिस्ट्री भी है, आपको ध्यान देना। 1820 से 30 के बीच में जावा के लोगों को डचों के खिलाफ बगावत 1825 से 30 में। ये घटना कहाँ हुई? एशिया में घटित होने लगी। उधर दक्षिणी एशिया में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया 1829 ईस्वी में। 1830 से 40 के बीच में अगर देखें तो एशिया में ऑटोमन सुल्तान अब्दुल मजीद ने आधुनिकीकरण के कार्यक्रम शुरू किए 1839 में। उधर 1850 से 60 के बीच में अगर हम दशक में देखें तो थाईलैंड के राजा रामा चतुर्थ का शासन, उसने अपने देश में विदेशी व्यापार की शुरुआत 1853 में की। और दक्षिणी एशिया की बात करें तो रेल और टेलीग्राफ लाइन का आरंभ 1853 में हो गया था। महान विद्रोह यानी कि जो 1857 की महान क्रांति है, उसका विद्रोह हुआ 1857 में। अब 1860 से 70 के दशक की बात की जाए तो फ्रांसीसियों ने इंडो चीन यानी दक्षिणी एशिया में आधिपत्य का प्रारंभ 1862 में किया। 1870 से 80 के दशक की भी बात करें तो जापान की प्रथम रेल सेवा स्टार्ट हुई। टोक्यो से योकोहामा का प्रारंभ 1872 ईस्वी में हुआ। अब बात करेंगे दक्षिण एशिया में इसी समय में यानी 1870 से 80 के दशक में, तो दक्कन और दक्षिण भारत में अकाल पड़ा। ये 1876 से 78 के मध्य चला और लगभग 50 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। 1880 से 1890 के दशक में ब्रिटेन ने बर्मा यानी आज के समय में जो म्यांमार है पर अधिकार कर लिया 1885 से 86 के बीच में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में। अब फिर से तिथि देखेंगे तो एशिया 1900 से 1910 के दशक के बीच में जापानी जल सेना ने रूसी जहाजों बेड़ों को प्राप्त किया 1905 में। यानी इतनी छोटी जापान की सेना ने इतने बड़े रूस को पराजित कर दिया था, है ना, अकल्पनीय। फिर उसके बाद बात करेंगे 1910 से 1920 के दशक की। तो यहाँ पर बेल्फोर घोषणा पत्र ने फिलिस्तीन में यहूदियों को स्वदेश देने का आश्वासन दिया 1917 में। 1920 से 1930 के दशक की बात करेंगे तो दक्षिण एशिया में एक व्यक्ति का क्या हो रहा था? भारतीय राजनीति में आगमन हुआ। कौन था वो? महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया 1921 ईस्वी में। और उधर ईवी रामास्वामी नायकर ने तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ किया 1925 ईस्वी में। दोनों ही घटनाएं भारतीय इतिहास से संबंध रखते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। 1930 से 40 के दशक में इराक से सीरिया तक ब्रिटिश तेल पाइपलाइन बनी 1934 में। उधर दक्षिणी एशिया अर्देशीर ईरानी की आलम आरा 1931 में सबसे पहली टॉकी फिल्म थी जो रिलीज हुई। बगदाद को इस्तांबुल से जोड़ने वाली बर्लिन बगदाद रेलवे का परिचालन शुरू हो गया 1940 में। बात करें 1940 से 50 के मध्य में तो एशिया के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जापानी नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में और बम गिराया, जिसमें लगभग 1,20,000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में बहुत से लोग विकिरण के प्रभाव से मरे। उधर चीनी लोक गणतंत्र का संगठन 1949 में हुआ।
दक्षिणी एशिया में इसी दशक में बात करेंगे 1940 से 50 के बीच में तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता 1947 में मिली, यानी दो अलग अलग राष्ट्र बन गए। 1950 से 60 के दशक में एशिया की बात करेंगे तो बांदुंग सम्मेलन 1955 में गुट निरपेक्ष आंदोलन को मजबूत किया। उधर दक्षिणी एशिया की बात करेंगे तो भारत का गणराज्य 1950 बना। 1960-70 के दशक की बात करेंगे तो फिलिस्तीनी शरणार्थियों को एकत्रित करने के लिए अरब नेताओं ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की स्थापना की। कब? 1964 में। और वियतनाम में युद्ध हुआ 1965 से 73 के मध्य में। अब इधर नेक्स्ट बात करी जाएगी सिरमाओ भंडारनायक की। कहां पर? एशिया की बात कर रहे हैं। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री 1960 में बनी। 1970 से 80 के बीच ईरान के शाह का तख्ता पलट दिया गया 1979 में। बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना 1971 में। आप सभी को पता है ना, बांग्लादेश। तो 1980 से 90 के दशक में बेइजिंग, चीन के तियाननमेन चौक जो तियाननमेन स्क्वायर में प्रजातंत्र के विशाल प्रदर्शन हुआ 1989 में। और इधर दक्षिण एशिया की बात करें तो भोपाल यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी पेस्टिसाइड प्लांट में रिसाव 1984 में हुआ। यह इतिहास में बहुत ही भयंकर औद्योगिक दुर्घटना थी जिसमें हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हुई। अब आएंगे हम यहाँ पर 1990 से 2000 के दशक में इराक, कुवैत और अमेरिका के मध्य खाड़ी युद्ध। उधर अगर दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत और पाकिस्तान ने नाभिकीय परीक्षण किए 1998 में। नेक्स्ट कालक्रम देखा जाए तो यहाँ पर है तिथि और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागरीय 1720 से 30 के मध्य। यहाँ पर पुर्तगालियों ने ब्राजील में कॉफी का प्रचलन प्रारंभ किया 1727 में अमेरिका में, है ना। फिर ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागरीय द्वीप में डच नाविक रोगेविन समोआ द्वीपों और प्रशांत महासागर के ईस्टर द्वीप में पहुंचा। 1730 से 40 के दशक में अमेरिका में स्टोनो दास विद्रोह का नेतृत्व एक शिक्षित दास जेमी ने किया 1739 ईस्वी में। फिर 1740 से 1750 के दशक में अमेरिका में जुआन सेंटोस ने, जिन्हें अताहु अल्फा सेकंड भी कहते हैं, ने पेरू के मूल निवासियों का नेतृत्व किया। उसका विद्रोह असफल रहा 1742 ईस्वी में। 1760 से 1770 के दशक के बीच में देखें तो ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध ओटावा कबीले के चीफ पोंटियक ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया 1763 ईस्वी में। ये घटना अमेरिका में घटित हुई। इधर ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागरीय द्वीप में कैप्टन कुक की प्रशांत महासागरीय 3 यात्राओं में प्रथम 1768 से 71 के बीच में। फिर 1770 से 1780 के बीच की बात करेंगे तो अमेरिका में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में हो गई थी। 1780 से 90 के बीच में अमेरिका का संविधान बना। डॉलर का पहली बार अमेरिकी मुद्रा के रूप में प्रयोग 1787 ईस्वी में हुआ। और ऑस्ट्रेलिया प्रशांत की बात करेंगे तो प्रथम ब्रिटिश अपराधियों को ऑस्ट्रेलिया के बोटानी बे भेजा गया 1788 ईस्वी में। फिर 1800 से 1810 ईस्वी दशक के बीच की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया प्रशांत में मैथ्यू फ्लैंडर्स ने परिक्रमा की और ऑस्ट्रेलिया नाम रखा, जिसका अर्थ है दक्षिणी, 1801 से 3 के बीच में। यानी ऑस्ट्रेलिया का नाम कब रखा गया और किसने रखा? तो मैथ्यू फ्लैंडर्स ने 1801 से 3 के बीच में रखा हुआ। 1820 से 30 के दशक की बात करेंगे तो साइमन बोलीवर ने वेनेजुएला को स्वतंत्रता दिलाई 1821 में। यानी वेनेजुएला को स्वतंत्रता कब मिली? 1821 ईस्वी में मिली। अब बात करेंगे 1830 से 40 के बीच में तो अमेरिका में ट्रेल ऑफ टीयर्स यानी आंसुओं की पगडंडी, जिसमें हजारों पूर्वी क्षेत्र के अमेरिका मूल निवासियों को जबरन पश्चिम की ओर खदेड़ा गया, जिसमें बहुतों ने मार्ग में ही दम तोड़ दिया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टेल ऑफ टीयर्स। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें इसी दशक में 1830 से 40 के बीच में चार्ल्स डार्विन ने प्रशांत महासागर में गैलापागोस द्वीपों 1831 की यात्रा की, जिसके फलस्वरूप विकास के सिद्धांत को समझने में सहायता मिली। 1840 से 50 के दशक में अमेरिका में सेनेका फॉल्स न्यूयॉर्क की बैठक में अमेरिकी महिलाओं के समान अधिकार का आह्वान किया गया 1848 में। उधर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ब्रिटिश और माओरिस ने न्यूजीलैंड में वेंटिंगी की संधि 1840 पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद माओरिस लोगों ने अनेक विद्रोह 1844 से 88 के मध्य किए। अब 1850 से 1860 के दशक के बीच बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच भाप की नियमित जलयान सेवा पहली बार शुरू की गई 1856 में। उत्तरी दक्षिणी अमेरिका
तिथि 1860 से 70 के दशक की बात करेंगे तो अमेरिका में गृह युद्ध स्टार्ट हुआ। 1861 से 65 के बीच तक चला और संविधान के 13वें संशोधन द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। यानी कि ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। अब ऑस्ट्रेलिया प्रशांत द्वीप की बात करेंगे तो ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया बंदियों को भेजने पर प्रतिबंध लगाया गया 1868 ईस्वी में। 1870 से 80 के बीच की बात करेंगे तो टेलीफोन रिकॉर्ड प्लेयर बिजली के बल्ब का अन्वेषण हुआ था और 1880 से 90 के बीच में कोका कोला की खोज 1886 में ईस्वी में की है, जो आजकल आप खूब प्यार से चाव से पीते हैं, कोका कोला। अब यहाँ पर 1890 से 1900 के बीच में न्यूजीलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला 1893 ईस्वी में। 1900 से 1910 राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया 1903 ईस्वी में। अगर 1910 से 1920 के दशक के बीच में अमेरिका में देखा जाए तो हेनरी फोर्ड ने कार उत्पादन प्रारंभ किया 1913 ईस्वी में। अटलांटिक और प्रशांत महासागर की जोड़ने वाली पनामा नहर खोली गई 1914 ईस्वी में। उधर ऑस्ट्रेलिया की बात करें इसी दशक में तो पश्चिमी सेमों की 1/5 जनसंख्या इन्फ्लुएंजा से समाप्त हो गई। 1/5 समझ रहे हैं आप 1/5 क्या होता है? 1/5 गुणे 100 करेंगे तो कितना आएगा? 20% आबादी क्या हो गई? खत्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट 1920 से 30 के बीच बात करेंगे अमेरिका की वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज में भारी गिरावट 1929 में। इसमें महामंदी का दौर शुरू हुआ तथा 1932 तक 1 करोड़ 20 लाख व्यक्ति बेरोजगार हो गए। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर की इसी दशक में न्यूजीलैंड सरकार के विरुद्ध सेमों के मोआ लोगों का विद्रोह 1929 में हुआ। 1940 से 50 के मध्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। 1950 से 60 के मध्य क्यूबा क्रांति के बाद फिदेल कास्त्रो 1958 में सत्ता में आए। 1960 और 70 के मध्य अगर हम बात करें दशक के मध्य में तो अमेरिका में दोनों अमेरिका उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन 1963 में हुआ। अमेरिकी नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 में आया। में प्रजाति पार्थक्य पर प्रतिबंध लगाया। नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग की हत्या 1968 में हुई। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की भूमि पर उतरा 1969 में। अब 1970 से 80 के दशक की बात की जाएगी यहाँ पर तो महिलाओं के आंदोलनों के कारण अमेरिकी कांग्रेस के समान अवसर अधिनियम पारित। उधर अगर ऑस्ट्रेलिया के बीच बात करेंगे तो टोंगा और फिजी ने ब्रिटेन की अधीनता से मुक्त होकर स्वतंत्रता प्राप्त की 1970 में। पपुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया की अधीनता से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गया। फिर 1980 से 90 के दशक में देखा जाए तो न्यूजीलैंड को नाभिकीय अस्त्र मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया 1984 में। रेरो टोंगा की संधि ने दक्षिणी पैसिफिक को नाभिकीय अस्त्र मुक्त जोन घोषित किया, न्यूक्लियर फ्री जोन घोषित किया गया। अब आज के टॉपिक में आज तक यहीं तक हम बात को खत्म करेंगे, यानी कि इसके बाद हम विषय 9 पर बात करेंगे नेक्स्ट भाग में। ठीक है, अब विषय 9 का आज का टाइटल हम आपको बता देते हैं क्या है, औद्योगिक क्रांति। इसको हम अगले भाग में बात की जाएगी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए तथा लगातार वीडियोज और ऑडियो को सुनते रहें। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा चैनल है अल्टीमेट ऑडियो बुक।